तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिटेल एनालिसिस का पार्ट 4। ये इस PYQ सीरीज़ का लास्ट वीडियो होने वाला है। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अ मिनिमम ऑफ हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी देयर इन इच कॉलेज यूनिवर्सिटी और क्लस्टर ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नॉलेज हब्स। तो बोल रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी या क्लस्टर ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में मिनिमम कितने मतलब स्टूडेंट्स इनरोल होने चाहिए। तो इसका सही आंसर है 3000। ठीक है, तो आपको इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से ये 6वां या 7वां क्वेश्चन है। ऐसे टोटल लगभग 10 क्वेश्चन तो बिल्कुल आएंगे ही आएंगे। अगर 10 नहीं भी आएंगे तो 7-8 क्वेश्चन बिल्कुल उसमें आने ही आने हैं। तो आपको बिल्कुल इसे ध्यान में रखना है। तो चलिए इसकी विस्तृत व्याख्या देखते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 उच्च शिक्षा संस्थानों के पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण पर जोर देती है ताकि वे अधिक संसाधन संपन्न और बहुविषयक मल्टीडिसिप्लिनरी बन सके। इस शब्द को बिल्कुल ध्यान में रखना, मल्टीडिसिप्लिनरी को, बहुविषयक को, क्योंकि इससे भी बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। संस्थागत आकार का लक्ष्य कितना होना चाहिए। नीति का प्रस्ताव है कि सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बड़े बहुविषयक विश्वविद्यालयों या कॉलेजों के क्लस्टर में विकसित करना है। जो भी अभी कॉलेजेस है उसे क्या करना है, मल्टीडिसिप्लिनरी बनाना है उन कॉलेजेस को। ठीक है, तो ये इसका एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। अब छात्रों की संख्या की बात करिए तो क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार वर्ष 2040 तक, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि ये सन पूछ लेते हैं कि मतलब उसका टारगेट किस वर्ष तक रखा गया है। जैसे 3000 तो पूछ लेगा कि 3000 बच्चों का रखने का लक्ष्य कब तक है। ऑप्शन में दे देगा 2030, 2035 या 2040। तो आपको याद रखना 2040 तक सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों का लक्ष्य स्वयं को बड़े बहुविषयक संस्थानों में बदलने का होगा, जिनमें से प्रत्येक में 3000 या उससे अधिक छात्र होंगे। उद्देश्य देख लीजिए, छोटे और बिखरे हुए संस्थानों के बजाय बड़े संस्थानों का निर्माण करना है। जैसे बहुत सारे छोटे छोटे संस्थान हैं, उसके जगह पे क्या बड़े संस्थानों का निर्माण करना है, जिससे संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके और छात्रों को विविध कला, जैसे कि कला, विविध विषयों जैसे कला, विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा आदि के बीच चयन करने का अवसर एक ही संस्थान में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसका लक्ष्य कब तक का है, 2040 तक का है। एक और विकल्प था जिसमें अन्य विकल्प में क्या क्या थे। एक ऑप्शन था, ऑप्शन ए में 2000। यद्यपि यह भी एक बड़ी संख्या, लेकिन जो नीति में समेकन की बात की गई है, कंसोलिडेशन की, उसके लिए निर्धारित लक्ष्य कितना रखा गया है, 3000 रखा गया है। 2500 यह संख्या नीति के आधिकारिक मानकों के अंतर्गत नहीं आता, मतलब 2500 की ऐसी कोई संख्या नहीं थी। 5000 देख लीजिए, कई बड़े विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या इससे भी अधिक हो सकती है, लेकिन नीति द्वारा निर्धारित न्यूनतम लक्ष्य कितना है, 3000 कहा, 3000 छात्रों का है, ताकि संस्थान आर्थिक और शैक्षणिक रूप से क्या हो सके, वेरिएबल बन सके। तो आपको पता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में छात्रों की संख्या तो लगभग बहुत ज़्यादा होती, 5000 से भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। की फैक्ट देख लीजिए, बहुविषयक संस्थान, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक योजना है मेरू करके, ठीक है, ये उसके तहत हम इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, इसको मैं आगे आपको बताऊंगा एक्सप्लेन करके। तो देखिए, बहुविषयक संस्थान 2030 तक प्रत्येक जिले में या उसके पास कम से कम एक बड़ा बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान स्थापित करने का लक्ष्य है। 2040 तक जो लक्ष्य दिया गया है वो क्या दिया गया है कि जो भी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी है उसको 2040 तक मतलब एक मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना है और 3000 तक के छात्रों का टारगेट को उसे कंप्लीट करना है। लेकिन 2030 तक क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न में आपको नहीं आना है। नेप 2020 के अनुसार 2040 तक सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों का लक्ष्य स्वयं को बड़े बहुविषयक संस्थानों में बदलने का होगा, मतलब मल्टीडिसिप्लिनरी। ठीक है, जिनमें प्रत्येक में, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2040 तक आपको बदलना है किसमें, मल्टीडिसिप्लिनरी में। ठीक है, बहुविषयक में, और साथ ही साथ प्रत्येक में जो भी संस्थान उसको अचीव कर लेगा और उसमें कम से कम 3000 या उससे अधिक छात्र होने चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, इसको भी देख लीजिए। बहुविषयक संस्थान 2030 तक प्रत्येक जिले में, यहां पर क्या बोल रहा है, जिले में, हर जिले में या उसके आसपास कम से कम एक बड़ा बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान स्थापित करने का भी लक्ष्य है 2030 तक।
मतलब यूनिवर्सिटी तो हो सकता है कि एक पूरे संभाग में हो या हर जिले में तो यूनिवर्सिटी बना नहीं सकते, लेकिन एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एक कॉलेज, ठीक है, जैसे एक यूनिवर्सिटी है, जैसे कि हम लोग डीएवीवी देख लेते हैं। डीएवीवी के अंतर्गत क्या होता है, बहुत सारे जिले आते हैं, उन जिलों में अलग अलग जगहों पे कॉलेज है, फिर कई जगह पे तहसीलों में भी कॉलेज बने हुए हैं, ठीक है। तो पर वो कॉलेज क्या है, कई कॉलेज तो ऐसे जो सिर्फ 2 या 3 मतलब कोर्सेज़ को ही रन कर रहे हैं, जैसे कॉमर्स का सब्जेक्ट हो गया या आर्ट हो गया, बस इतने ही कॉलेजों में मतलब क्या है, डिसिप्लिन है। तो उसको क्या है, एक मल्टी डिसिप्लिन बनाना है, ठीक है। तो 2030 तक का लक्ष्य है, जिले के आसपास आपका, जैसे ये जिला है कोई भी, इस जिले के आसपास कोई एक ऐसा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो मल्टी डिसिप्लिनरी हो, जिसमें आर्ट हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, मैनेजमेंट हो या और कुछ हो, ठीक है। इस प्रकार से इंजीनियरिंग हो या फार्मेसी हो, जो भी आप सोच सकते हो, एग्रीकल्चर हो, तो ऐसा मल्टी डिसिप्लिनरी, ताकि बच्चों को बाहर भटकना ना पड़े, उनको अपने ही जिले में मतलब एक चॉइस मिल सके कि हमारे ही जिले में मतलब एजुकेशन का अच्छा रास्ता खुल चुका है। अब ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का लक्ष्य क्या है, नीति का उद्देश्य 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 50% तक ले जाना है। अब देखिए ये कितना इम्पॉर्टेंट है, मतलब उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो उसको कहाँ तक ले जाना है, 50% तक ले जाना है 2035 तक। और अभी ये कितना है, आप अगर इसके आंकड़े देखोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। ये लगभग ये मान के चलिए कि जो 50% का आंकड़ा अभी सिर्फ विकसित देशों में है, ये मतलब हमारे देश की स्थिति आज भी ऐसी है कि लगभग हम 10% के आसपास हैं अभी भी। सोचिए 2026 चल रहा है, पूरा एआई का मतलब युग आ चुका है, उसके बावजूद भी हमारे पास जो हायर एजुकेशन में जो जीईआर है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, वो 10% के लगभग आसपास है, और हमें उसे 50% तक ले जाना है 2035 तक, ठीक है। आगे देखते हैं, विच इज़ द मेन एम ऑफ इस्टेब्लिशिंग मेरू। अब ये मेरू आ गया फिर से। मेरू क्या है देख लीजिए, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है। क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, मतलब बहुविषयक शिक्षा आपको उसमें मिलनी है, ठीक है, एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। अब इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, बोल रहा है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन टू प्रमोट मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, क्योंकि मेरू के फुल फॉर्म में ही क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। टू प्रमोट एजुकेशन एंड रिसर्च एंड एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन, ये सब भी उसमें शामिल हैं, बट ये उसके एक पार्ट हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए मेरू का पूर्ण रूप, विस्तृत व्याख्या देखिए, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना का प्रस्ताव नैब 2020 के तहत किया गया है। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मेरू स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य भारत में उच्च शिक्षा के स्तर को वैश्विक मानकों आईआईटी और आईआईएम तक ले जाना है, लेकिन एक बहुविषयक मल्टीडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण के साथ। समग्र शिक्षा, ये विश्वविद्यालय जो होंगे ये क्या होंगे, कला, ह्यूमैनिटीज़, आर्ट, ह्यूमैनिटीज़, साइंस एंड सोशल साइंसेस और व्यावसायिक विषयों के जो कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं के बीच बाधाओं को दूर करेंगे, जिससे छात्र विभिन्न क्षेत्रों के विषय को एक साथ पढ़ सकेंगे। अनुसंधान और प्रशिक्षण की बात ये करते हैं, ये संस्थान शिक्षण के साथ साथ उच्च स्तरीय अनुसंधान रिसर्च पर भी समान रूप से ध्यान केंद्रित करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, बाकी विकल्पों का भी विश्लेषण देख लेते हैं। शिक्षा का समग्र विकास, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, यद्यपि मेरू इसमें योगदान देता है, ठीक है, लेकिन यह पूरी शिक्षा प्रणाली का एक व्यापक लक्ष्य है। होलिस्टिक जो है वो क्या है, पूरी शिक्षा प्रणाली का एक व्यापक लक्ष्य है, और मेरू क्या है, मल्टीडिसिप्लिनरी है और विशेष रूप से बहुविषयक ऊंचाइयों को छूने के लिए इसको डिजाइन किया गया है, ठीक है। अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देना, टू प्रमोट रिसर्च एंड एजुकेशन, यह भी मेरू का एक हिस्सा है, लेकिन बहुविषयक मल्टीडिसिप्लिनरी शब्द इसकी विशिष्ट पहचान और मुख्य लक्ष्य को दर्शाता है, जो इसे अन्य सामान्य विश्वविद्यालयों से क्या बनाएगा, अलग बनाएगा। अब गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देना, क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, यह भी शिक्षण संस्थानों का एक सामान्य उद्देश्य है। मेरू का विशिष्ट उद्देश्य गुणवत्ता को बहुविषयक ढांचे के माध्यम से प्राप्त करना है। अगर जहाँ पर भी मेरू आएगा, मतलब आपको ध्यान में रखना है कि उसको क्या अचीव करना है, मल्टी डिसिप्लिनरी के साथ उसे उसमें उसको रिसर्च भी करना है, प्रमोट भी करना है, क्वालिटी एजुकेशन भी देना है, बट बहुविषयक ढांचे के अंतर्गत देना है उसे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है। और की फैक्ट में क्या है, मॉडल संस्थान मेरू को देश के हर जिले में या उसके पास स्थापित करने का लक्ष्य है ताकि वे अन्य संस्थानों के लिए मॉडल के रूप में कार्य कर सके। वैश्विक मानक, इसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों जैसे नालंदा और तक्षशिला की बहुविषयक परंपरा को आधुनिक रूप में पुनर्जीवित करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी एट व्हाट इंटरवल द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन डॉक्यूमेंट विल बी रिविजिटेड एंड अपडेटेड। कि जो भी स्कूल एजुकेशन है उसका जो सिलेबस है वो कितने मतलब टाइम पीरियड के बाद या कितने समय में उसे मतलब अपडेट करना है, हमें सिलेबस को अपडेट करना है। ठीक है, आप लंबे समय तक एक जैसा सिलेबस नहीं रख सकते, उसे क्या करना है, अपडेट करना होता है, क्योंकि चीज़ें बदलती है समय के साथ साथ। तो उसे अपडेट करने की समय सीमा कितनी है, तो वो क्या है, 5 से 10 वर्ष है। ठीक है, अब देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 शिक्षा प्रणाली को प्रगतिशील और आधुनिक बनाए रखने के लिए पाठ्य चर्चा के नियमित अद्यतन पर जोर देती है। मतलब उसका अपडेट होना चाहिए, अपडेशन होना चाहिए। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा संशोधन की आवश्यकता क्यों है? ज्ञान के तेजी से बदलते परिदृश्य और तकनीकी प्रगति को देखते हुए यह नीति अनिवार्य करती है कि शैक्षिक सामग्री पुरानी न हो जाए। और निर्धारित अंतराल, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन दस्तावेज को प्रत्येक 5 से 10 वर्षों में समीक्षा की जाएगी और इसे नई आवश्यकताओं के अनुसार अपडेट किया जाएगा। ठीक है, जिम्मेदारी देख लीजिए, इस दस्तावेज को तैयार करने और अपडेट करने की मुख्य जिम्मेदारी एनसीईआरटी को दी गई है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बिल्कुल समझ के चलना है। अन्य विकल्प देख लीजिए, 2 वर्ष का दिया, यह अंतराल बहुत कम होता है कि आप 2 साल में सिलेबस चेंज कर दोगे, तो ये आंसर उसका नहीं होगा। 5 वर्ष, यद्यपि 5 वर्ष एक तार्किक, ठीक है, समय सीमा है, लेकिन नीति ने लचीलापन बनाए रखने के लिए 5 से 10 वर्ष की सीमा निर्धारित की है। 10 वर्ष देख लीजिए, 10 वर्ष की निश्चित सीमा भविष्य की तीव्र चुनौतियों के लिए बहुत लंबी हो सकती है, इसलिए 5 से 10 वर्ष का मध्यम मार्ग चुना गया है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है, 5 से 10 वर्ष का। ठीक है, समग्र विकास, एनसीएफएसई का लक्ष्य 5+3+3+4 के नए स्कूली ढांचे के आधार पर समग्र शिक्षा प्रदान करना है। बहुभाषावाद देख लीजिए, अद्यतित दस्तावेज, जो अपडेटेड दस्तावेज में बहुभाषावाद और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अब आप देखेंगे कि जो पहले के जो एनसीईआरटीज़ की किताब होती थी और अभी जो एनसीईआरटीज़ की किताबें आ रही है उसमें बहुत सारा अपडेट हो करके आ रहा है। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स को हटाया जा रहा है, नए चैप्टर्स को इंक्लूड किया जा रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। According to new education policy, which B.Ed program is prescribed for a student pursuing a 4-year bachelor's degree in a specialized subject? तो इसको सबसे पहले समझिए कि जो ट्रेडिशनल तरीके से होता था वो कैसे होता था। 12th के बाद 3 साल का BA प्लस 2 साल का मास्टर। ठीक है, 3 साल का BA कर लेंगे, 2 साल का मास्टर कर लेंगे। ठीक है, या तो आप 3 साल के BA के बाद 2 साल का क्या कर सकते हैं, अपना B.Ed कर सकते हैं। ठीक है, पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या हुआ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने 4 ईयर का एक बैचलर डिग्री विथ रिसर्च के साथ लॉन्च किया। ठीक है, 4 ईयर का, तो 4 ईयर वालों के साथ क्या हो जाएगा, 1 साल का बीएड है। अगर जिसने भी 4 साल वाला बीए किया हुआ है विथ रिसर्च, तो उसको क्या है, 1 साल का बीएड करना है। ठीक है, और इसके लिए एमए के लिए जो वर्ष है वो भी 1 वर्ष का है। देखिए, तो जो 3 साल वाले हैं, 3 साल वाले मतलब जिन्होंने 3 साल वाला बीए किया हुआ है या जो भी बैचलर कोर्स किया हुआ है उनके लिए 2 साल का बीएड और 2 साल का एमए, या जो भी मास्टर कोर्स है वो 2 साल के लिए होगा। जिसने 4 साल के लिए किया है, ठीक है, बैचलर डिग्री विथ रिसर्च वाला, उसके लिए 1 साल का बीएड और 1 साल का मास्टर। तो इसको बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं कि यहाँ पर क्या बोल रहा है। मतलब कुल मिला के आपका 5 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए, मतलब बैचलर प्लस बीएड और बैचलर प्लस मास्टर। ठीक है, चाहे 3+2 कर लो, 3 साल का बैचलर कर लो, 2 साल का बीएड या 2 साल का एमए कर लो, तो भी 5 साल हो रहा है। या 4 साल का अगर आप बैचलर करते हो तो 1 साल का बीएड और 1 साल का एमए हो जाएगा, ये सॉरी आपका मास्टर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल हर बार बीए एमए का ले रहा हूँ, इसलिए वो बताने में आसान होता है। ठीक है, तो देखिए, तो क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी विच बीएड प्रोग्राम इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ स्टूडेंट परसुइंग अ 4 ईयर बैचलर्स डिग्री इन अ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट। तो क्या आ जाएगा उसके लिए 1 साल, क्योंकि आपको 5 साल कंप्लीट करना होता है। मतलब बैचलर प्लस मास्टर, अगर आप मास्टर नहीं करते तो आप 1 साल का बीएड कर लीजिए, तो आपको क्या 5 साल कंप्लीट करना होता है। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 वर्ष। आगे देखिए, नेप 2020 शिक्षक टीचर एजुकेशन के ढांचे को पूरी तरह से बदलने का प्रस्ताव करती है ताकि शिक्षण को एक उच्च स्तरीय पेशा बनाया जा सके। विशिष्ट योग्यता के लिए प्रावधान नीति के अनुसार जिन छात्रों ने किसी विशिष्ट विषय में 4 वर्षीय स्नातक बैचलर की डिग्री जैसे शोध के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, उनके लिए 1 वर्षीय बीएड कार्यक्रम उपलब्ध कराया जाएगा। उद्देश्य देख लीजिए, इसका मुख्य उद्देश्य विषय के विशेषज्ञों को शिक्षण के क्षेत्र में आकर्षित करना है, जिससे वे अपनी विषय वस्तु की विशेषता का उपयोग शिक्षण में कम समय में प्रशिक्षण के साथ कर सके। भविष्य का मानक 2030 के शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड होगी, लेकिन अन्य डिग्री धारकों के लिए अलग अलग अवधि के विकल्प खुले रहेंगे। देखिए, 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड होगी, ठीक है, लेकिन अन्य डिग्री धारकों के लिए अलग अलग अवधि के लिए विकल्प खुले रहेंगे। तो इसको आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। 2 वर्ष यह उन छात्रों के लिए जो मैंने बताया था जो 3 वर्षीय क्या करते हैं, बैचलर की डिग्री लेते हैं, ठीक है, 3 वर्षीय स्नातक की डिग्री जिनके पास होती है, ठीक है, या पहले से ही किसी विषय में मास्टर डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। अगर किसी ने क्या किया है, 3 साल का बैचलर करके 2 साल का मास्टर किया हुआ है, तो उनको फिर से अगर बीएड करना है तो वो 2 साल वाला करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। अब 3 वर्ष, तो 3 वर्ष का जो कार्यक्रम है इसके लिए 3 वर्ष वाला तो ये गलत है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत सामान्य 3 वर्षीय बीएड का स्वतंत्र प्रावधान नहीं है, बल्कि स्नातक के बाद 1 वर्ष या 2 वर्ष के कार्यक्रम अधिक प्रमुख हैं, ठीक है। 4 वर्ष यह एकीकृत जो इंटीग्रेटेड बीएड कार्यक्रम है जो 12वीं कक्षा उच्चतर माध्यमिक के बाद सीधे उन छात्रों के लिए है जो शिक्षण को अपना करियर बनाना चाहते हैं। मतलब एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं, कई लोग होते हैं वो करते हैं ना, बीएससी बीएड कर रहा हूँ, क्या कर रहे हो, बीएससी बीएड, ठीक है, या बीए बीएड, तो ये इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। तो ये 4 साल में कंप्लीट हो जाता है, इसमें आपको बीए और बीएड की डिग्री एक साथ मिल जाती है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से होता है इंटीग्रेटेड कोर्स 4 वर्ष के लिए, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। एकीकृत दृष्टिकोण देख लीजिए, 4 वर्षीय एकीकृत बीएड में विषय की पढ़ाई और शिक्षण कौशल पेडागोजी दोनों एक साथ सिखाए जाते हैं, ठीक है। और मल्टीडिसिप्लिनरी संस्थान भविष्य में सभी बीएड कार्यक्रम बहुविषयक कॉलेजों या विश्वविद्यालयों जैसे मेरू द्वारा ही संचालित किए जाएंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज टू बी एस्टेब्लिश्ड फॉर ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो इसका आंसर तो ये है, बट उससे मिलता जुलता देख लीजिए, मतलब किस तरीके से ऑप्शन रखा गया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, अटल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। तो बहुत मिलते जुलते हैं, आपको लगेगा कि मतलब जिसको पता था वही इसको मतलब लगा सकता है, जिसने बिल्कुल अच्छे से तैयारी की हुई थी, बाकी ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। तो देखते हैं, नई शिक्षा नीति नेप 2020 भारतीय भाषाओं, कलाओं और संस्कृति को बढ़ावा देने पर बहुत अधिक जोर देती है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना नीति प्रस्ताव करती है कि एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन स्थापित किया जाएगा, ठीक है। मतलब नेप 2020 ये प्रस्तावित करती है। इसका उद्देश्य क्या हो गया, इस संस्थान का मुख्य कार्य भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण सामग्री, साहित्यिक रचनाओं और तकनीकी दस्तावेजों का अनुवाद करना और कुशल अनुवादकों एवं दुभाषियों को प्रशिक्षित करना है। और क्या है साथ में इसका काम क्या है, भाषा का संरक्षण। यह संस्थान तकनीकी का उपयोग करके विभिन्न भारतीय भाषाओं जैसे संस्कृत, तमिल, तेलुगु आदि को संरक्षित करने और उनके बीच ज्ञान के आदान प्रदान को सुगम बनाने में क्या करेगा, मदद करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। बाकी ऑप्शन को आप पढ़ लीजिए, उससे मिलते जुलते हैं, बट ये उसके आंसर नहीं थे, तो आप इसे रोक के पढ़ सकते हैं। इसका की फैक्ट देख लीजिए, फिर से यहाँ पर आ गया, देखिए बहुभाषावाद की बात की जा रही है, ठीक है। नेप 2020 स्कूलों और उच्च शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देना चाहती है ताकि छात्र अपनी मातृभाषा में भी जटिल विषय समझ सके, ठीक है। IITI के माध्यम से अनुवाद के क्षेत्र में बड़ी संख्या में नए रोजगार के अवसर भी पैदा, मतलब नए रोजगार भी पैदा होंगे। कहने का मतलब, अगर ये इंस्टीट्यूट
खुलता है तो जितने भी लोगों ने ट्रांसलेशन वगैरह में जो होता है ना डिग्री कोर्स या डिप्लोमा कोर्स अगर उसे किया हुआ है तो उनके लिए सीधी वैकेंसी आएगी कि वो मतलब एक अलग अलग लेवल में इसका स्तर बनाया जाएगा कि पहले ट्रांसलेशन होगा फिर उसके ऊपर के अधिकारी उसे चेक करेंगे। तो इस प्रकार से एक पूरा मैकेनिज्म काम करने वाला है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग अ हाई क्वालिटी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी। आपको पता है एनटीए के द्वारा एग्जाम करवाया जाता है, ठीक है। एनटीए क्या करती है, आपको यूजीसी के भी एग्ज़ाम करवा रही है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए सीयूईटी, यूजी एंड पीजी, ठीक है, ये दोनों एग्ज़ाम वो करवा रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनटीए। एनटीए के द्वारा करवाया जाता है। जो हम यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते हैं ना, उसके एग्ज़ाम भी कौन करवाती है, एनटीए ही करवाती है हमारा नेट के, ठीक है। तो यूपीएससी तो नहीं करवाएगी यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन के लिए, परख तो स्कूली शिक्षा के लिए है, इसके अलावा यूजीसी, ठीक है। तो हम जो नेट की तैयारी करते हैं पीएचडी के लिए, तो उसकी जो हम उसके लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली जो एजेंसी है वो क्या है, वो भी एनटीए ही है, ठीक है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नेप 2020 उच्च शिक्षा में प्रवेश प्रक्रिया को सरल और मानकीकृत बनाने का प्रस्ताव करती है। एनटीए की भूमिका देख लीजिए। नीति के अनुसार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला और व्यावसायिक विषयों में गुणवत्ता वाली सामान्य योग्यता परीक्षा कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है। सीयूईटी का कार्यकाल देख लीजिए। इस विजन के तहत सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट शुरू किया गया है, जो देश भर में केंद्रीय और अन्य विद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर प्रवेश के लिए एकल खिड़की सिंगल विंडो प्रदान करता है। इसका लाभ क्या है, यह छात्रों पर कई प्रवेश परीक्षाओं के बोझ को कम करता है और विश्वविद्यालयों को एक विश्वसनीय और पारदर्शी स्कोर प्रदान करता है, ठीक है। तो आज भी मतलब खासतौर पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया या बहुत सारे स्टेट के ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हो गए जो इसे फॉलो करते हैं। बट आप अपने लोकल क्षेत्र में जाएंगे, लोकल यूनिवर्सिटी में जाएंगे, मतलब वो भी स्टेट की होते हैं, तो उसमें क्या होता है, आज भी बहुत सारे कॉलेजेस में जो एडमिशन होता है वो परसेंटेज के बेस पे होता है। कई बच्चे गांव क्षेत्र के वो सीयूईटी का एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, ठीक है, तो वो परसेंटेज बेस में उनका एडमिशन कर लिया जाता है पुरानी पद्धति से। यूपीएससी आप जानते हैं ये ग्रुप ए और ग्रुप बी की सेवाओं के लिए परीक्षा आयोजित करती है। परख क्या है, अब इस परख का फुल फॉर्म आपको बिल्कुल याद कर लेना है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे बार बार आप रट लीजिए। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। यह राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है जिसे विशेष रूप से स्कूली शिक्षा के मानक निर्धारित करने और बोर्ड परीक्षा में सुधार के लिए बनाया गया है, न कि विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए। यूजीसी को आप जानते हैं उच्च शिक्षा के मानकों का निर्धारण करने और वित्त पोषण फंडिंग प्रदान करने वाला एक नियामक संस्था है। हालांकि यह प्रवेश नीतियों की निगरानी करती है, लेकिन वास्तविक परीक्षा आयोजित करने का कार्य किसका है, एनटीए का है। अब कुछ स्वैच्छिक आधार देख लीजिए। विश्वविद्यालयों के लिए एनटीए द्वारा आयोजित इन परीक्षाओं के स्कोर का उपयोग करना वैकल्पिक है, लेकिन इसकी अत्यधिक अनुशंसा की गई है। विषय विशेषज्ञता देख लीजिए। यह परीक्षा सामान्य योग्यता के साथ साथ विशिष्ट विषयों की समझ का भी परीक्षण करती है। तो आपको बिल्कुल इसे रोक के पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, हड़बड़ी नहीं करना, अपनी समझ को विकसित करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो आपको अपना कोर कॉन्सेप्ट बिल्कुल तैयार करना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हु कैन नॉट बी द चेयरमैन ऑफ मध्य प्रदेश एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी कमिटी। तो मध्य प्रदेश में जहाँ पर भी आप एडमिशन लेते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, ठीक है, और जो भी फ़ी आप देते हैं, ठीक है, उसके लिए रेगुलेटरी कमेटी होती है, ठीक है। तो उसमें कौन चेयरमैन नहीं होगा बोल रहा है, ठीक है, नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए बोलता है वाइस चांसलर ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटी एंड ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो हो सकता है ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो, तो चलो इसको अपन देख लेते। तो इसका आंसर क्या है, वैसे तो इसका आंसर ऑप्शन डी है। पहले इसकी विस्तृत व्याख्या समझते हैं। मध्य प्रदेश निजी, ठीक है, व्यावसायिक शिक्षण संस्थान, या हम मध्य प्रदेश क्या करता है, निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान, या यहाँ पर एक मतलब एक अधिनियम था
प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण अधिनियम 2007, ठीक है, के तहत इस समिति का गठन किया गया है। अध्यक्ष की पात्रता क्या है इसके लिए? अधिनियम के अनुसार समिति का अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्च प्रतिष्ठा और अखंडता वाला हो। नियमों के मुताबिक अध्यक्ष के रूप में केवल निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सकता है। कौन है? किसी विश्वविद्यालय का कुलपति, ठीक है, पूर्व का या वर्तमान का, राज्य सरकार के प्रमुख सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद या उससे ऊपर के पद से सेवानिवृत्त अधिकारी, ठीक है, इस प्रकार से वहां पर अधिकारी हो सकते हैं। अयोग्यता क्या बोल रहा है? उप सचिव, जो डेप्यूटी सेक्रेटरी स्तर का अधिकारी इस पद के लिए पात्र नहीं है, क्योंकि यह पद पदानुक्रम में प्रमुख सचिव से काफी नीचे होता है। इस उच्च स्तरीय समिति के लिए अधिक अनुभवी और वरिष्ठ नेतृत्व की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको नोट बना के चलनी है कि कहाँ से, किस कमेटी से। तो जब आप इसे डिटेल में अध्ययन करेंगे तो आपको देखना है कि उस कमेटी में कितने सदस्य हैं, इनका कार्यकाल क्या है। तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम को टफ करने के लिए, बिकॉज ऑफ कि पोस्ट बहुत कम है और कैंडिडेट इसमें बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। मतलब हर एक पोस्ट के पीछे लगभग 1000 स्टूडेंट्स हैं। तो उस लेवल का मतलब ये एग्ज़ाम अभी आने वाला है, तो उस तरीके से आपको तैयारी भी करनी है अपनी। अन्य विकल्पों का विश्लेषण देख लेते हैं। ऑप्शन ए और बी क्या है? केंद्रीय या राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति ये पात्र हैं, ठीक है। अधिनियम शिक्षाविदों को प्राथमिकता देता है ताकि शैक्षणिक मानकों और शुल्क संरचना के बीच संतुलन बना रहे। ऑप्शन सी क्या है? राज्य सरकार के प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी ये पात्र हैं। प्रशासनिक अनुभव शुल्क विनियमन और कानूनी प्रक्रियाओं को लागू करने में मदद करता है। समिति का उद्देश्य क्या है? निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों, अब देख लीजिए यहाँ पर, निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करना और अवैध कैपिटेशन फीस को रोकना है, ठीक है। मतलब कहीं पर एक्सेस फीस वसूला जा रहा है तो उसे रोकना है, ठीक है। कार्यकाल सामान्यतः अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। शक्तियाँ, समिति के पास सिविल कोड की शक्तियाँ होती है। तो बहुत सारी प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटियां होती, ये क्या करती है, मतलब अंधाधुंध पैसा वसूल करती, तो उसको ध्यान में रखकर ये कमेटी बनती है, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से फीस न वसूला जाए। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे काम करते हैं इस एक्ट के तहत कि जिस एरिया में वो संस्थान या कॉलेज है उस वहाँ के लोगों का परचेसिंग पावर कितना है, क्या वहाँ के लोग इतना मतलब फीस अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। विच इज़ नॉट द क्राइटेरियन फॉर फी फिक्सेशन। अब देखिए, बाई मध्य प्रदेश एडमिशन एंड फीस रेगुलेटरी कमिटी, नेचर ऑफ द प्रोफेशनल कोर्स, क्या बोल रहा है? विच इज नॉट द क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया नहीं है फॉर फी फिक्सेशन, जब फीस को हम फिक्स करते हैं बाय मध्य प्रदेश एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी कमेटी के द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप फीस को फिक्स करेंगे कि इस कॉलेज और यूनिवर्सिटी के द्वारा इतना फीस लिया जाएगा बच्चों से इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, तो किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है? नेचर ऑफ द प्रोफेशनल कोर्स, ठीक है, आप कोई प्रोफेशनल कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए हो सकता है कि आप फीस थोड़ी सी ज़्यादा रख लें, 30,000, 35,000, 40,000, ठीक है, इस प्रकार से। एग्जाम्पल के लिए कॉस्ट ऑफ लैंड और बिल्डिंग, क्या जब आप फीस तय करेंगे तो क्या आप जो आपका यूनिवर्सिटी जिस क्षेत्र में है या जिस जैसी उसकी बिल्डिंग है तो क्या बिल्डिंग को भी कंसीडर करेंगे? नहीं, क्योंकि आप इंस्टीट्यूट खोलते हैं तो आपको सरकार के तरफ से जो लैंड है बहुत ही कम कॉस्ट में मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट ये मान के चलती कि ये कोई चैरिटेबल का काम कर रहे हैं, फिलैंथ्रोपिक काम कर रहे हैं, मतलब किस प्रकार का कि परोपकारी काम कर रहे हैं, तो इसलिए आपको ज़मीन बहुत सस्ते दामों में मिल जाती है। तो ऑप्शन बी तो बिल्कुल इसमें क्राइटेरिया नहीं होगा कि जब फीस आप तय करेंगे तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर उसकी ज़मीन को देख के तय करेंगे, नहीं। द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द रीजन, हाँ, आप इसे ज़रूर देखेंगे कि जिस क्षेत्र में आपका कॉलेज है उस क्षेत्र के लोग गरीब तो नहीं हैं, अमीर तो नहीं है, उस हिसाब से भी आप थोड़ा सा तय करते हैं कि वहाँ के लोगों की परचेसिंग पावर कितनी है, ठीक है, इस प्रकार से। द एक्सपेंडिचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस, ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेशन और मेंटेनेंस में कितना खर्चा होता है, तो उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि हाँ, इतने बड़े संस्था को रन करने के लिए या वहाँ के एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करने के लिए भी अपने को इतने एक्सपेंडिचर लगते हैं, तो उसके हिसाब से भी आप फीस तय करते हैं। बट कॉस्ट ऑफ लैंड और बिल्डिंग इसका ऑप्शन नहीं है। चलिए इसकी विस्तृत व्याख्या और एक बार देख लेते हैं। मध्य प्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण अधिनियम 2007 के अनुसार, अब देखिए ये निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान के लिए है, ठीक है।
और यहाँ पर क्वेश्चन में मध्य प्रदेश एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी कमेटी बार बार आ रहा है, इसमें प्राइवेट का नाम नहीं लिया जा रहा है, ठीक है, व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में, तो कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। के अनुसार समिति शुल्क निर्धारित करते समय संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा की लागत पर विचार करती है, लेकिन इसमें भूमि और भवन की लागत को प्रत्यक्ष मानदंड के रूप में शामिल नहीं किया जाता है। भूमि और भवन की लागत क्यों नहीं मतलब कंसीडर की जाती, ठीक है। सरकारी नियमों के अनुसार शिक्षण संस्थानों को अक्सर रियायती दरों पर भूमि प्राप्त होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सब्सिडी के साथ, या वे ट्रस्ट सोसाइटी के माध्यम से संचालित होते हैं। शुल्क निर्धारण का मुख्य उद्देश्य फिलेंथ्रोपिक होता है, परोपकारी होता है, आधार पर शिक्षा प्रदान करना है, न कि अचल संपत्ति के निवेश की वसूली करना। समिति का उद्देश्य क्या है? शुल्क इतना होना चाहिए जिससे संस्थान अपना खर्च चला सके और भविष्य के विकास के लिए उचित सरप्लस रख सके, लेकिन यह मुनाफाखोरी, ठीक है, प्रॉफिटेरिंग नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल प्रॉफिट बनाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपके पास सरप्लस होना चाहिए भविष्य के लिए और आप अपनी संस्था का खर्च चला सके, ठीक है, बट आप उसे बिजनेस नहीं बना सकते। बट आजकल वर्तमान में ये देखा जाता है कि जितने भी प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी वो अपने आप में एक पूरे बिजनेस मॉडल की तरह काम करते हैं, खूब फीस वसूलते हैं और एजुकेशन के नाम पे उनके पास कुछ भी नहीं होता है दिखाने के लिए। ऑप्शन ए था व्यावसायिक पाठ्यक्रम की प्रकृति, नेचर ऑफ द प्रोफेशनल कोर्सेस। एक मेडिकल कोर्स की फीस इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट कोर्स से अलग होगी क्योंकि उनकी लैब उपकरण और संकाय की आवश्यकताएं अलग हो सकती है, तो इसीलिए हम इसको कंसीडर करके चलते हैं कि हाँ, नेचर ऑफ द प्रोफेशनल कोर्सेस, अगर कोई ऐसा प्रोफेशनल कोर्स आप दे रहे हैं तो उसकी फीस आप अलग रख सकते हैं। क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि का आधार, द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द रीजन। जिस समिति इस बात पर विचार करती है कि जिस क्षेत्र में संस्थान स्थित है वहाँ के छात्रों की भुगतान क्षमता क्या है ताकि शिक्षा सुलभ बनी रहे, ठीक है, मतलब भुगतान क्षमता कितना वो पे कर सकते, परचेसिंग पावर उनका कितना है। ऑप्शन डी, प्रशासन और रख रखाव का व्यय, द एक्सपेंडिचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस। इसमें शिक्षकों का वेतन, बिजली, पानी, पुस्तकालय और दैनिक परिचालन खर्च शामिल है। यह शुल्क निर्धारण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। की फैक्ट कुछ देख लीजिए। कैपिटेशन फीस, समिति यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी संस्थान घोषित शुल्क के अलावा कोई अन्य गुप्त शुल्क कैपिटेशन फीस न ले। पर बहुत जगह पे ऐसा देखा जाता है कि यूनिवर्सिटियों के द्वारा या प्राइवेट कॉलेजों के द्वारा इस तरीके से अंधाधुंध बच्चों से पैसा वसूला जाता है, और ऐसा ही हाल प्राइवेट स्कूलों का भी है। गवर्नमेंट को सब पता होता है बट सब मिली भगत में काम करते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, संस्थानों को अपना ऑडिटेड वित्तीय विवरण, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट समिति को सौंपना अनिवार्य है। जो भी उनका खर्चा होता है उसको किसको सौंपना है, उसका एक रिपोर्ट बना के आपको समिति को सौंपना होता है, ठीक है। हु इज़ द हेड ऑफ द प्राइवेट यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड इन मध्य प्रदेश? तो मैंने बताया था इसका आंसर क्या आएगा, चांसलर आएगा, कुलाधिपति मतलब राज्यपाल, ठीक है। पर यहाँ पर थोड़ा सा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के मामले में आपको थोड़ा सा देखना होगा, ठीक है। जब वो चांसलर, कुलाधिपति तो होंगे ही होंगे, राज्यपाल, ठीक है, पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या होता है, किसी संस्था के द्वारा, स्पॉन्सरिंग बॉडी के द्वारा चलाया जाता है। अगर स्पॉन्सरिंग बॉडी चाहती है कि हमें राज्यपाल को लाना है तभी वो लोग उसे लाते हैं, ठीक है। और यहाँ के जो वीसी हैं, वाइस चांसलर की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल ही करता है, ठीक है। बट कॉलेज का जो प्रमुख होता है, सर्वे सर्वा होता है, वो स्पॉन्सरिंग बॉडी के द्वारा नियुक्त व्यक्ति होता है, न कि राज्यपाल, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो वैसे कुलाधिपति द चांसलर हैं। मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन अधिनियम 2007, ठीक है, के प्रावधानों के अनुसार निजी विश्वविद्यालयों की संरचना और उनके प्रमुखों की भूमिका स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई है। प्रमुख पद, हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी। अधिनियम की धारा 15 के अनुसार कुलाधिपति जो होता है, चांसलर, विश्वविद्यालय का प्रमुख होता है, ठीक है। नियुक्ति देख लीजिए, कुलाधिपति की नियुक्ति प्रायोजक निकाय, स्पॉन्सरिंग बॉडी द्वारा की जाती है और इसे राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है। शक्तियाँ, कुलाधिपति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह कॉन्वोकेशन की अध्यक्षता करता है और उनके पास विश्वविद्यालय के कार्यों का निरीक्षण करने एवं निर्देशों को लागू करने की व्यापक शक्तियाँ होती है। तो इसको आपको बिल्कुल समझ के चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको कुछ कुछ ऐसे एक्ट
हैं जो आपको आपके सिलेबस में दिए गए हैं, आपको तो उसमें बिल्कुल मास्टरी करनी ही पड़ेगी, तभी आप कुछ कर पाएंगे इस एग्ज़ाम के लिए। अन्यथा आप ये मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम आपके हाथ से जा सकता है। तो आपको बिल्कुल कुछ कुछ एक्ट हैं, जैसे ये निजी विश्वविद्यालय एक्ट 2007 है, इसके तहत कितने यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में बने थे, तो आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए ये सब। द डायरेक्टर, निजी विश्वविद्यालयों में निदेशक का पद आमतौर पर किसी विशिष्ट विभाग, संस्थान या शोध केंद्र का प्रमुख होता है, न कि पूरे विश्वविद्यालय का। द वाइस चांसलर देख लीजिए, कुलपति विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यकारी सीईओ होता है और शैक्षणिक प्रमुख होता है। यद्यपि वह दैनिक प्रशासन के लिए जिम्मेदार है, लेकिन पदानुक्रम में वह कुलाधिपति चांसलर के अधीन ही होता है। रजिस्ट्रार, आपको पता है रजिस्ट्रार हमने बार बार पढ़ा है, कुल सचिव विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी और रिकॉर्ड्स का संरक्षक होता है। वह विश्वविद्यालय की ओर से कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और मुकदमा के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन वह प्रमुख नहीं होता। मुख्य तिथि देख लीजिए, की फैक्ट्स देख लीजिए। विजिटर, मध्य प्रदेश के राज्यपाल राज्य के सभी निजी विश्वविद्यालयों के क्या होते हैं, विजिटर होते हैं। सरकारी विश्वविद्यालय बनाम निजी, इस दोनों को, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। सरकारी विश्वविद्यालयों में राज्यपाल स्वयं कुलाधिपति होते हैं, मतलब इनको अलग से नियुक्त नहीं करना है। जहाँ जहाँ पर भी सरकारी विश्वविद्यालय है वहाँ पर राज्यपाल अपने आप कुलाधिपति हो जाते हैं। लेकिन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है वो किसके द्वारा रन हो रही होती है, स्पॉन्सरिंग बॉडी के द्वारा, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा, ठीक है। तो जबकि निजी विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति एक स्वतंत्र व्यक्ति होता है, ठीक है, जिसे प्रायोजक निकाय चुनता है। अब प्रायोजक निकाय चाहे तो गवर्नर को भी चुन सकता है या किसी और व्यक्ति को भी चुन लेगा कि नहीं भाई, हम राज्यपाल को न रख के हम किसी और व्यक्ति को कुलाधिपति चुन रहे हैं, तो ये उनके चॉइस का मामला होता है, ठीक है। बट जो राज्यपाल है उस राज्य का होने के नाते वो प्रत्येक निजी विश्वविद्यालयों में भी विजिटर बन सकता है और वहाँ पर जा सकता है, ठीक है। उसे कोई रोक नहीं सकता, स्पॉन्सरिंग बॉडी भी नहीं रोक सकती, ठीक है, कि आप हमारे यहाँ विजिट नहीं कर सकते, क्योंकि वो उस राज्य का राज्यपाल है, वो बहुत बड़े संवैधानिक पद में है। By whom are the first statutes perineum of a private university of Madhya Pradesh made? By management board of the university, by vice chancellor of the university, by governing body of the university, by academic council of the university। देखो क्या बोल रहा है, by whom, किनके द्वारा, फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश मेड, किसके द्वारा प्राइवेट यूनिवर्सिटी के परिनियम बनाए जाते हैं, किनके द्वारा, ठीक है। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो उनके लिए परिनियम किनके द्वारा बनाए जाएंगे, जो उनकी स्पॉन्सरिंग बॉडी होगी, जो चैरिटेबल ट्रस्ट होगा, जो स्पॉन्सरिंग बॉडी होगा, जो उसको गवर्न कर रहा है, तो क्या आएगा इसका आंसर, गवर्निंग बॉडी। अरे भाई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसके लिए जो भी नियम कानून बनने हैं वो कौन बनाएगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए जो अपने मतलब आंतरिक संचालन के लिए जो नियम बनाए जाएंगे वो उसकी गवर्निंग बॉडी के द्वारा बनाया जाएगा, लेकिन उसे पास कराने के लिए आपको गवर्नमेंट की सहमति की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आप अपने घर के रूल तो बना सकते हैं, बट उसे आप एक बार अपने घर के जो सुप्रीम लीडर होते हैं, आपके फादर या आपके दादाजी, आप उनसे एक बार चेक कराते हैं कि ये नियम मैंने बनाए हैं ये कैसे हैं, इस प्रकार से, ठीक है। तो विश्वविद्यालय के शासी निकाय गवर्निंग बॉडी द्वारा इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। अब देखिए इसको ध्यान से, मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन अधिनियम 2007 के अनुसार किसी भी नए निजी विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन के लिए परिनियमावली आधारभूत कानून होते हैं कि उसको सुचारू रूप से संचालन उसका किया जा सके। प्रथम जो परिनियमावली होगी, प्रथम स्टैट्यूट्स, ठीक है, अधिनियम की धारा 26 के अनुसार विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली शासी निकाय गवर्निंग बॉडी द्वारा बनाई जाती है। अब अनुमोदन चाहिए अपने को, शासी निकाय द्वारा जो गवर्निंग बॉडी द्वारा तैयार की गई इन प्रथम परिनियमावली को राज्य सरकार के पास उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। राज्य सरकार की मंजूरी और राजपत्र में प्रकाशन के बाद ही ये प्रभावी होते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज अगर आप खोलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको सबसे पहले एक परिनियमावली बनानी है, उसके बाद आपको उसके अनुमोदन किसका चाहिए, सरकार का। क्यों, क्योंकि आफ्टर ऑल आप उस राज्य में हैं और राज्य के सहमति से आप वहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। सरकार ने आपको ज़मीनें दी हुई है ऑलरेडी, अगर किसी चैरिटेबल ट्रस्ट की पहले से ज़मीन है बट उसका सारा रिकॉर्ड किसके पास होता है, गवर्नमेंट के पास होता है। और आपके पास पढ़ने कौन जाएंगे, सिटीजन ऑफ द स्टेट आपके पास पढ़ने जाएगा, ठीक है। तो नागरिकों को किसी भी प्रकार का मतलब नुकसान ना हो, ये किसका ध्यान, इसका ध्यान कौन रखेगा, राज्य सरकार रखती है। तो इसीलिए राज्य सरकार के पास उसकी सहमति जाना जरूरी है। विषय वस्तु देख लीजिए, इनमें विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, अब देख लीजिए इसमें विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, उनकी शक्तियाँ, परिषदों
का गठन और विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ढांचे से संबंधित नियम होते हैं कि भैया क्या है कि हमको किस प्रकार के अधिकारी रखने हैं, उनकी शक्तियाँ क्या होगी, उनका गठन कैसे होगा, उसका प्रशासनिक ढांचा कैसे होगा, इस सारी नियमावली उसमें होती है। यहाँ तक कि उनके फ़ी स्ट्रक्चर भी होते हैं, सॉरी उनके सैलरी स्ट्रक्चर भी होते हैं कि हम इतनी सैलरी ही दे पाएंगे, या यूजीसी के जो नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम इतनी सैलरी रखे हुए हैं। तो ये सारी क्राइटेरिया को उनको फॉलो करना होता है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण देख लीजिए। विश्वविद्यालय का प्रबंधन बोर्ड, मैनेजमेंट प्रबंधन बोर्ड विश्वविद्यालय के दैनिक प्रशासन, जो भी यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रबंधन बोर्ड होता है, ठीक है, वो दैनिक प्रशासन और कार्यकारी निर्णयों के लिए जिम्मेदार होता है। यह परिनियमावलियों के अधीन कार्य करता है। लेकिन प्रथम परिनियमावली बनाने की शक्ति किसके पास होती है? गवर्निंग बॉडी के पास होती है, या स्पॉन्सरिंग बॉडी के पास होती है, जो उस यूनिवर्सिटी को रन करने वाले हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। वे नियमों का पालन करवाते हैं, लेकिन उन्हें विश्वविद्यालय के मूलभूत कानून बनाने का अधिकार नहीं होता। एक 4 अमीर लोगों ने मिलकर एक यूनिवर्सिटी खोलने का सोचा, तो नियम कौन बनाएंगे? ये लोग बनाएंगे। हो सकता है लोग नियम बनाने के लिए कुछ अधिकारियों को रख ले जिनको समझ हो नियमों की, लेकिन इन्होंने ही किसको तय किया है? वाइस चांसलर को। ठीक है, कुलाधिपति भी कौन तय करेंगे? यही लोग तय करेंगे कि हमारे चांसलर कौन होंगे, हमारे रजिस्ट्रार कौन होंगे। मतलब वाइस चांसलर तो बहुत बड़ा पद है, उससे भी बड़ा पद क्या है? कुलाधिपति का है, चांसलर का है, रजिस्ट्रार के पद हैं। बट इन सब को तय करने वाले कौन हैं? ये 4 अमीर लोग हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी खोलने का सोचा है। तो नियम भी यही लोग बनाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि जो ये गवर्निंग बॉडी ये है, इनको रन करना है पूरी यूनिवर्सिटी को, तो यही लोग हर चीज़ तय करेंगे। हमको चांसलर राज्यपाल को रखना है या किसी और को रखना है, ये भी यही तय करेंगे। वाइस चांसलर किसे रखना है, ये भी यही लोग तय करेंगे। इन्होंने तय कर लिया कि हमें इस व्यक्ति को क्या रखना है? वाइस चांसलर रखना है, किसी एक को। ठीक है, फिर क्या होगा? राज्यपाल को बोलेंगे कि आप आइए और इसकी क्या कर दीजिए? नियुक्ति कर दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आगे देख लीजिए। विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद, एकेडमिक काउंसिल। शैक्षणिक परिषद केवल शैक्षणिक मामलों जैसे पाठ्यक्रम, परीक्षा और प्रवेश के लिए अध्यादेश, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन पर विचार करती है, परिनियमावली पर नहीं। गवर्निंग बॉडी को समझ लीजिए, यह निजी विश्वविद्यालय का सर्वोच्च निकाय है, क्योंकि इनके ही पास क्या है? पैसा है। यही लोग एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज खोलने की सोच रहे हैं, तो ये सर्वोच्च निकाय हो जाएगा, जिससे कुलाधिपति चांसलर अध्यक्ष के रूप में होते हैं, जिसमें कुलाधिपति जो चांसलर होते हैं वो अध्यक्ष के रूप में होते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं? राज्यपाल को भी रख सकते हैं या किसी और व्यक्ति को भी रख सकते हैं। ठीक है, उनके ऊपर रहता है, पर आमतौर पर इनके द्वारा कोशिश किया जाता है कि राज्यपाल को ही रख लिया जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ा पद होता है, संवैधानिक प्रमुख है वो। संशोधन, बाद की परिनियमावलियों में संशोधन या नई परिनियमावली बनाने की प्रक्रिया में प्रबंधन बोर्ड और शासी निकाय दोनों की भूमिका होती है, मैनेजमेंट बोर्ड भी। अब पहली नियमावली तो किन्होंने बना लिया? उन 4 अमीर लोगों ने बना लिया जिनको कॉलेज खोलना है या यूनिवर्सिटी खोलनी है, उन लोगों ने नियम बना लिए। पर उसके बाद अगर कोई नियमावली बनेगी तो उसमें प्रबंधन बोर्ड और शासी निकाय, मतलब गवर्निंग बॉडी प्लस ये वाला मैनेजमेंट बोर्ड को भी क्या कर लिया जाएगा? शामिल कर लिया जाता है। लेकिन प्रथम नियमावली का अधिकार केवल किसके पास होता है? गवर्निंग बॉडी के पास होता है, कि पहले नियम तो वही लोग बनाएंगे। हु अपॉइंट्स द मेंबर ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन? ठीक है, इस चीज़ को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और यहाँ से आने ही वाला है। ठीक है, क्या है? स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। तो ह्यूमन राइट कमीशन है स्टेट के, उसके मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है? द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर। कौन करेगा? गवर्नर करेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर। देखो, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक राज्य में राज्य मानव अधिकार आयोग, ठीक है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के गठन और पुनर्नियुक्तियों की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। नियुक्ति की शक्ति अधिनियम की धारा 22 के अनुसार राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। अधिनियम की धारा 22 के अनुसार अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा की जाती है। ठीक है, चयन समिति। अब सिलेक्शन कमेटी में कौन होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के सदस्यों का मतलब चयन करते हैं तो उसमें कमेटी होती है, चयन कमेटी। तो सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होता है? तो इसको ध्यान से रखिए। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री होंगे, विधानसभा के अध्यक्ष, राज्य का गृह मंत्री। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? सीएम प्लस उस राज्य के होम मिनिस्टर प्लस विधानसभा के अध्यक्ष। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ विधानसभा।
ठीक है, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं विधानसभा। और विधानसभा अगर विधानसभा में विपक्ष का नेता और विधानसभा के अध्यक्ष तो होंगे प्लस इसके अपोजिशन ऑफ लीडर, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, एलओपी बोलते हैं जिसको हम, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, ठीक है। विधानसभा में विपक्ष का नेता, यदि राज्य में विधान परिषद है, अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो उसके सभापति और विपक्ष के नेता भी शामिल होते हैं, ठीक है। ये तो किसका हो गया, विधानसभा का हो गया, तो वहाँ के अध्यक्ष और लीडर ऑफ अपोजिशन। और अगर कहीं पे विधान परिषद है तो वहाँ के सभापति और विपक्ष के नेता, तो ये भी शामिल होंगे। सीएम और होम मिनिस्टर, तो आपको ये याद रखना है कि कौन कौन होने वाले हैं इसके चयन समिति में, किसके लिए, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के सदस्यों के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए। सीएम, होम मिनिस्टर, विधानसभा के अध्यक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन विधानसभा, प्लस अगर विधान परिषद है तो वहाँ के सभापति प्लस वहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। तो इतने लोगों को आपको याद रखना है, ये लोग वहाँ पर चयन समिति में होते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए, यद्यपि नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है लेकिन अध्यक्ष या सदस्य को हटाने की शक्ति किसके पास है, केवल राष्ट्रपति के पास होती है। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन ए था द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। मुख्य न्यायाधीश आयोग के सदस्यों की नियुक्ति नहीं करते हैं। हालांकि यदि किसी कार्यरत न्यायाधीश को सदस्य के रूप में नियुक्त करना हो तो संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना अनिवार्य होता है। आपको किसी ऐसे व्यक्ति का चयन करना है जो उस राज्य के हाई कोर्ट में पहले से जज हैं। अगर आप उसे नियुक्त करना चाहते हैं तो आपको इस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उससे क्या करना है, एक बार परामर्श करना पड़ेगा कि हम इन जज को इस सदस्य में शामिल कर रहे हैं, इस कमेटी के द्वारा चयन किया जा रहा है इनका। तो आपको उस चीफ जस्टिस से क्या करना है, परामर्श करना है उस राज्य के, ठीक है। आगे देख लीजिए, चीफ मिनिस्टर तो सिलेक्शन कमेटी में ही होते हैं। मुख्यमंत्री उस चयन समिति के प्रमुख होते हैं जो नियुक्तियों की सिफारिश करते हैं, लेकिन आधिकारिक नियुक्ति आदेश, अपॉइंटमेंट वारंट राज्यपाल द्वारा ही जारी किया जाता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या होता है कि अगर आपको राज्य में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के सदस्यों को नियुक्त करना है तो उसमें जो मेन एक्टर हैं, जिनके पास वास्तविक पावर है चयन की, वो क्या है, वो एक्चुअली में मुख्यमंत्री ही होते हैं, बट जो जिनके द्वारा किया जाता है वो राज्यपाल हैं, आधिकारिक तौर पे उसे राज्यपाल करते हैं, बट उनके सदस्यों की जो पहचान है या किसे सीएम पसंद करते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उस खेल में जो यहाँ पर मुख्यमंत्री निभा रहे हैं वहाँ पर वो प्रधानमंत्री निभाते, चयन समिति के वो अध्यक्ष होते हैं। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के मामले में इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। कार्यकाल, आयोग के जो अध्यक्ष होंगे ह्यूमन राइट कमीशन स्टेट के और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय पर्यावास भवन भोपाल में स्थित है। अब देख लीजिए यहाँ पर 3 वर्ष और 70 वर्ष है, ये क्यों है इसको समझते हैं पहले, ठीक है। जो ह्यूमन राइट कमीशन होता है, ठीक है, स्टेट का ले लीजिए या नेशनल ले लीजिए, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन राइट कमीशन होता है इसमें अधिकतर कौन लोग होते हैं, जो सेवानिवृत्त जजेस होते हैं या जो काम कर रहे हैं जजेस, खास तौर पे सेवानिवृत्त जज, ठीक है, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, इनको लिया जाता है। ये रिटायर ही तो 65 साल की उम्र में होते हैं, 65 साल की उम्र में इनका रिटायरमेंट होता है, ठीक है। अब 65 साल के बाद ये जब रिटायर होकर आते हैं तो 1 या 2 साल तक क्या करते हैं, ये रेस्ट करते हैं, 1 से 2 साल तक अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे और थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, क्योंकि उन्होंने इतनी साल नौकरी की हुई है तो 1-2 साल तो उनका ऐसे ही निकल जाता है घूमते फिरते, लोगों से बधाई लेते हुए या मतलब कॉन्ग्रेचुलेसन यही सब करते करते उनका 1-2 साल कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। तो वो वैसे ही 65 के बाद 66 और 67 साल के हो जाते हैं। इसके बाद अगर ये चाहें, अगर गवर्नमेंट इनसे अप्रोच करती कि भैया आप हमारे सदस्य बनिए, तो ये 67 साल के तो हो ही चुके हैं, तो देखो 65 के बाद 66 और 67, अगर 2 साल अगर वो रेस्ट करते हैं, तो अगर 67 साल में ज्वाइन करते हैं तो 3 साल बाद वो 70 के हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, तो उनको 3 साल दिया गया है, ठीक है। अगर ऐसा तो नहीं है कि कोई व्यक्ति 65 में ही रिटायर हुआ और एकदम 65 में इधर रिटायर हुआ और इधर ह्यूमन राइट कमीशन का सदस्य बन गया। 1 साल लगभग हर व्यक्ति थोड़ा सा रेस्ट करता है, क्योंकि फैमिली प्रेशर भी होता है कि यार 1 साल तो कम से कम रेस्ट करिए, इधर काम से निकले आप इधर काम में लग गए। अगर वो 66 में भी ज्वाइन करता है तो वो 69 में रिटायर हो जाएगा,
ठीक है, इस प्रकार से। तो इसीलिए तो 65 के बाद के उम्र को देखते हुए, क्योंकि वो रिटायर जजेस को इनमें रखा जाता है, इसलिए इसकी आयु कितनी रखी गई है, 70। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि 65 में तो वो रिटायर होते हैं जजेस, ठीक है, और उसके बाद उनको रखना है किसमें, ह्यूमन राइट कमीशन में। इसीलिए इसकी एज कितनी रखी गई है, 70 तक रखी गई है। अगर वो 2 साल भी रिटायरमेंट के बाद रेस्ट करे तो भी 3 साल वो आगे ड्यूटी कर सकते हैं 70 वर्ष की उम्र तक, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पर्यावास भवन भोपाल में। व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द चेयरमैन ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, कितना है, देखिए 70 है मैक्सिमम एज, मैंने अभी आपको बताया। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल और आयु सीमा का स्पष्ट प्रावधान किया गया। आयु सीमा अधिनियम की धारा 24 के अनुसार राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष या सदस्य तब तक पद पर बना रहता है जब तक वह 70 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। कार्यकाल मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के बाद, अब इसमें संशोधन भी हुआ है, मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के बाद अब कार्यकाल 3 वर्ष का कर दिया गया है, जो पहले 5 वर्ष का था कि 65 वर्ष में रिटायर होइए और 70 वर्ष तक आप नौकरी करिए। अब इसको क्या कर दिया गया है, मिलते नहीं थे लोग, तो लोग क्या है, मिल नहीं रहे थे, तो उसको घटा के कितना कर दिया गया है, 3 साल कर दिया गया है। क्योंकि अगर वो 65 में ज्वाइन कर रहे थे तो 70, और लोग जल्दी ज्वाइन करते नहीं थे, तो लोग मिल नहीं रहे थे। ह्यूमन राइट कमीशन के बहुत सारे राज्यों में ऐसे थे कि अधिकारी ही नहीं होते थे, ठीक है, क्योंकि अधिकारी जो जजेस हैं वो लगातार इतने साल की नौकरी करने के बाद आए, उन्हें 1-2 साल का रेस्ट बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, अध्यक्ष या सदस्य, जो ह्यूमन राइट कमीशन है, अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है, वे पुनर्नियुक्ति रीअपॉइंटमेंट के लिए भी पात्र होते हैं, लेकिन 70 वर्ष की अधिकतम सीमा के अधीन। अब देखिए, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं। ये पुनर्नियुक्ति के लिए इनको पात्र क्यों रखा गया है, क्योंकि बहुत सारे जजेस ऐसे होते हैं जो ज्वाइन करना ही नहीं चाहते, वो काम से इतना थक चुके होते हैं अपने ज़िंदगी भर काम करके। 65 साल का उम्र लगभग काम करते करते वो बहुत हो जाता है, बहुत लोग ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रीअपॉइंटमेंट, अगर किसी ने 60 के उम्र में वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लिया है, तो ऐसे लोग इसको ज्वाइन कर लेते हैं कि ठीक है, मैं स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ज्वाइन कर लेता हूँ या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ज्वाइन कर लेता हूँ, और उसके बाद उन्होंने 3 साल का कार्यकाल किया और उम्र बची हुई है इनकी, और 3 साल कर लेता हूँ, तो ये फिर से रीअपॉइंट किए जा सकते हैं। तो ये ऐसा है, पर 70 साल के अंदर ही करना है उनको। 65 वर्ष, यह आमतौर पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की आयु है। देखो मैंने अभी बताया ना, 65 वर्ष में तो ये रिटायर होते, राज्य मानवाधिकार आयोग के लिए यह सीमा लागू नहीं है होती। 62 वर्ष, यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है, चूंकि आयोग के अध्यक्ष अक्सर सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के लिए कितना है, 65 वर्ष है, और उच्च न्यायालयों के लिए कितना है, 62 वर्ष है, ठीक है। इसलिए उनकी सेवा को आगे बढ़ाने के लिए आयोग में आयु सीमा 70 वर्ष रखी गई है। 67, यह किसी भी प्रमुख संवैधानिक या वैधानिक निकाय की मानक सेवानिवृत्ति आयु नहीं है। अब इसको समझिए, जरूरी नहीं होता कि आप अगर सर्वोच्च न्यायालय से रिटायर हुए हैं तो आप नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में ही जाएंगे, बट इनका कंडीशन तो यही होता है कि हमें कहाँ से लेना है, सुप्रीम कोर्ट से लेना है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय से लेना है। तो स्टेट गवर्नमेंट भी ताक में रहती है कि हमको कोई यहाँ का बंदा मिल जाए, कहाँ का, सर्वोच्च न्यायालय का। तो इस प्रकार से वो एज उसको डिसाइड किया जाता है, ठीक है। पात्रता देख लीजिए, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति बन सकता है, देखिए वही व्यक्ति बन सकता है जो किसी उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। अब देखिए, तो या 2019 के संशोधन के बाद उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश। अब क्या होता था, पहले ऐसे नियम थे कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, अब मुख्य न्यायाधीश तो भैया एक ही होता है, ठीक है। और आपको ह्यूमन राइट कमीशन राज्य में एक ही बनाना है। अगर वो मना कर दे कि यार मैं नहीं बनना चाहता, मेरा हेल्थ खराब है, ठीक है, ये रिटायर हुआ और इसको ह्यूमन राइट कमीशन बनाना है, ह्यूमन राइट कमीशन में इसको अध्यक्ष बनना है, क्योंकि शर्त ही ये थी कि मुख्य न्यायाधीश ही बनेगा। अब ये नहीं बनना चाहता, इसके हेल्थ इशूज़ है, तो फिर संशोधन करके ये बोला गया कि कोई भी न्यायाधीश अब अध्यक्ष बन सकता है, क्योंकि एक ही होता है। पर न्यायाधीश तो बहुत सारे होते हैं, लगभग 20, 25, 30 तक होते हैं। तो फिर वो क्या होता है, उनमें से किसी एक को बना दिया जाता है कि भैया आप बन लीजिए, क्योंकि उनके पास हेल्थ इशूज़ हैं बहुत सारे। इस प्रकार से बहुत सारे पद लंबे समय तक इसके खाली रहे थे।
तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान में समझना है, ध्यान से। हटाने की प्रक्रिया, नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन उन्हें केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ द स्टेट शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन? स्टेट शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन के मेंबर कौन है बोलते हैं इनमें से? तो पहला ऑप्शन बोलता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्राइबल डेवलपमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ट्राइबल डेवलपमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, कमिश्नर ट्राइबल डेवलपमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, कमिश्नर रूरल डेवलपमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। तो आंसर इसका क्या है? कमिश्नर है ट्राइबल डेवलपमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। क्यों है, चलो देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1995 के तहत आयोग की संरचना और सदस्यों के बारे में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर, अधिनियम के अनुसार जो आयुक्त होते हैं जनजातीय विकास मध्य प्रदेश कमिश्नर ट्राइबल डेवलपमेंट आयोग का पदेन सदस्य होता है। इसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति इस पद पर कार्यरत होगा वह स्वतः ही आयोग का सदस्य बन जाता है। जैसे ही आप ट्राइबल डेवलपमेंट ऑफ मध्य प्रदेश में कमिश्नर के पद में आते हैं, आप वैसे ही क्या बन जाते हैं? पदेन सदस्य बन जाते हैं, ठीक है, उस आयोग के। आगे देखिए आयोग की संरचना। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित आयोग में आमतौर पर निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं। अब इसको आपको ध्यान से समझना है। क्या बोल रहा है? मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित आयोग में आमतौर पर निम्नलिखित सदस्य होते हैं। पहला, अध्यक्ष, जो अनुसूचित जनजातियों के मामलों का विशेष ज्ञान रखने वाला एक अशासकीय सदस्य होता है। मतलब वो गवर्नमेंट का व्यक्ति नहीं होगा, अशासकीय सदस्य होगा जिसे जनजातीय मामलों का विशेष ज्ञान होगा, ठीक है। और इसमें यह रखा जाता है कि अनुसूचित जनजाति का जो अध्यक्ष होगा वो खुद अनुसूचित जनजाति का ही व्यक्ति होगा। दो अशासकीय सदस्य जिन्हें अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य करने का अनुभव हो, ठीक है, इस प्रकार से। और आयुक्त जनजातीय विकास, जो सरकारी प्रतिनिधि और पदेन सदस्य के रूप में कार्य करता है। इसमें क्या होगा? सिर्फ एक ही व्यक्ति होगा जो क्या होगा? सरकारी होगा, जिसको हम कमिश्नर बोलते हैं, आयुक्त बोलते हैं, ठीक है। बाकी दोनों क्या होंगे? अध्यक्ष और दो शासकीय सदस्य होते हैं इसमें, अशासकीय सदस्य। और ये लोग कोशिश होती है कि ये काय के हों? एसटी कैटेगरी के ही हों, ठीक है। आगे देखिए, प्रमुख सचिव जनजातीय विकास, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्राइबल डेवलपमेंट। प्रमुख सचिव विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है, किसका? ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का। लेकिन आयोग के अधिनियम के अनुसार आयुक्त जो कमिश्नर होता है को सदस्य के रूप में नामित किया गया है, न कि सचिव को। राज्य मंत्री जनजातीय विकास, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ट्राइबल डेवलपमेंट, मंत्री राजनीतिक कार्यकारी होता है और वे आमतौर पर किसी वैधानिक आयोग के सदस्य नहीं होते, क्योंकि आयोग का कार्य सरकार के कार्यों की निगरानी करना भी होता है। जो आयोग है, जो भी SC ST आयोग बनता है, उसका काम क्या है कि सरकार SC ST के लिए किस प्रकार के काम कर रही है, नहीं कर रही है, उसको ध्यान में रखना होता है। आयुक्त रूरल डेवलपमेंट, ये तो अलग हो जाता है। ग्रामीण विकास विभाग एक अलग इकाई है। जनजातीय आयोग विशेष रूप से जनजातीय विकास विभाग के अधिकारियों से संबंधित होता है, ठीक है। मुख्यालय देख लीजिए, मध्य प्रदेश में राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है। आयोग का मुख्य कार्य जनजातियों के अधिकारियों के हनन की जांच करना, जनजातियों के अधिकारों के हनन की जांच करना और उनके विकास के लिए राज्य सरकार को सिफारिशें देना। आयोग के पास जांच करते समय सिविल कोर्ट की शक्तियां होती है, वो किसी को भी समन भेज सकते हैं, कोई रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू हुम कैन अ मेंबर और चेयरमैन ऑफ द मध्य प्रदेश माइनॉरिटी कमीशन रिजाइन फ्रॉम द कमीशन बाय राइटिंग अ साइन लेटर एड्रेस टू हिम। मतलब जो माइनॉरिटी कमीशन है वो किसको मतलब अपना लेटर दे के त्याग पत्र दे सकते, रिजाइन दे सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट इसका आंसर आएगा। कैसे आएगा चलो देखते हैं। विस्तृत व्याख्या देखिए, मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1996 के वैधानिक प्रावधानों के अनुसार आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष के कार्यकाल एवं इस्तीफे की प्रक्रिया निर्धारित की गई है, ठीक है। त्यागपत्र की प्रक्रिया देख लीजिए, अधिनियम की धारा 4 के अनुसार अध्यक्ष या कोई भी सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित पत्र के माध्यम से अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। नियुक्ति और निष्कासन देख लीजिए, चूंकि यह एक वैधानिक निकाय है, स्टेटरी बॉडी है और इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, इसलिए इसके प्रशासनिक नियंत्रण और इस्तीफे की स्वीकार्यता
का अधिकार भी राज्य सरकार के पास ही होता है। कार्यकाल सामान्यतः अध्यक्ष और गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष का होता है। ठीक है, आगे देखिए अन्य विकल्पों का विश्लेषण। विधानसभा अध्यक्ष, द स्पीकर ऑफ द असेंबली। विधानसभा अध्यक्ष केवल विधायकों एमएलए के इस्तीफे को स्वीकार करता है। वैधानिक आयोगों के प्रशासनिक मामलों में उनकी सीधी भूमिका नहीं होती है। मुख्य न्यायाधीश देख लीजिए, मुख्य न्यायाधीश न्यायिक नियुक्तियों या शपथ से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन वे राज्य सरकार द्वारा गठित आयोगों के प्रशासनिक इस्तीफे प्राप्त नहीं करते हैं। उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, मध्य प्रदेश में राज्यपाल का पद होता है, उपराज्यपाल का नहीं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेशों में होते हैं। हालांकि इस विशिष्ट आयोग के मामले में शक्ति राज्यपाल के बजाय सीधे राज्य सरकार मंत्रिपरिषद के पास होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इस विशेष आयोग के मामले में जो पावर है वो किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। अब आयोग का गठन देख लीजिए। मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1996 में किया गया था। इसमें एक अध्यक्ष और राज्य सरकार द्वारा नामित अशासकीय सदस्य होते हैं। इसका कार्यालय कहाँ पर है? भोपाल में। ऐसे बड़ी बड़ी जो संस्थाएं होती है इनका कार्यालय कहाँ पर मिलेगा आपको? भोपाल में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फॉर हाउ मेनी ईयर्स आर द नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ द मध्य प्रदेश स्टेट शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन अपॉइंटेड? तो देखिए, जो मध्य प्रदेश में जो नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं, अशासकीय मेंबर, ठीक है, उन्हें कितने साल के लिए अपॉइंट किया जाता है? तो इसका आंसर कितना है? 3 साल के लिए। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1995 के अनुसार आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। टेन्योर अधिनियम की धारा 4 के अनुसार आयोग का अध्यक्ष और प्रत्येक अशासकीय गैर सरकारी सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। पुनर्नियुक्तियां, जैसे कि मैंने बताया कि इसका एक अध्यक्ष होगा, ठीक है, प्लस 2 अशासकीय, जिसे हम गैर सरकारी सदस्य बोलते हैं, वो होंगे जिन्हें ट्राइबल के बारे में अच्छी जानकारी है, और एक कमिश्नर होगा जो गवर्नमेंट की तरफ से होगा। ठीक है, ये इसका क्या होता है? पदेन सदस्य हो जाता है। तो पुनर्नियुक्तियां, कोई भी सदस्य अधिकतम 2 कार्यकालों के लिए पुनर्नियुक्त का पात्र हो सकता है। मतलब 2 बार ही नियुक्त किया जा सकता है। अभी था, रिटायर हुआ, फिर से उसे नियुक्त किया जा सकता है केवल 2 बार। सदस्यों के प्रकार देख लीजिए। आयोग में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, गैर सरकारी सदस्य और सरकारी सदस्य। आयुक्त जो कमिश्नर होता है वो सरकारी सदस्य होता है, जनजाति विकास, जिनका कार्यकाल उनके पद पर बने रहने तक होता है। ठीक है, और गैर सरकारी सदस्य जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उनके अनुभव और जनजातीय कल्याण के क्षेत्र में कार्य के आधार पर नामित किया जाता है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण देख लीजिए। यह कार्यकाल मध्य प्रदेश 4 वर्ष वाला जो विकल्प था उसमें क्या था? 4 वर्ष में क्या यह कार्यकाल मध्य प्रदेश में किसी भी प्रमुख वैधानिक आयोग जैसे मानवाधिकार, महिला, जनजाति के लिए मानक नहीं है। तो आपको इसको बिल्कुल हटा लेना है। 3 है या तो 5 है। ठीक है, 5 वर्ष। पहले कई आयोगों का कार्यकाल 5 वर्ष होता था, लेकिन अधिकांश राज्य आयोग के नियमों में संशोधन कर अब इसे 3 वर्ष कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सदस्य होते हैं वो अधिकतर 65 के बाद वाले होते हैं, जो मैंने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के केस के मामले में। ठीक है, 6 वर्ष। यह कार्यकाल आमतौर पर राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पीसीएस के सदस्यों और राज्य निर्वाचन आयुक्त, अब देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त के लिए होता है, जनजाति आयोग के लिए नहीं। अब इसको भी आप समझ लीजिए। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त के लिए 6 वर्ष का कार्यकाल क्यों रखा गया है? क्योंकि जो इलेक्शंस होते हैं वो 5 वर्ष के अंतराल में होते हैं। इंटरवल कितना पीरियड है? 5 साल का मतलब इसमें इंटरवल होता है। तो अगर आपने किसी को नियुक्त किया है तो ये माना जाता है कि अगर उसे नियुक्त किया जाए तो उसे एक इलेक्शन कंडक्ट करने का मौका मिले। ठीक है, तो आपको कुछ कुछ चीज़ें इतनी बेसिक है जो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको पूछ ले ऑप्शन में कि राज्य निर्वाचन आयुक्त के लिए जो सीमा रखी गई है कार्यकाल का वो कितना रखा गया है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल कॉमन सेंस लगाना है कि जो इलेक्शंस होते हैं वो 5 साल के किसके होते हैं? इंटरवल में होते हैं, अंतराल में होते हैं। तो अगर आप किसी को नियुक्त कर रहे हैं तो उनको कम से कम एक इलेक्शन कंडक्ट कराने का क्या मिलना चाहिए? मौका मिलना चाहिए। इसीलिए उसको 6 रखा गया है कि वो जैसे अभी 2026 में अगर उनको नियुक्त किया गया है तो वो कब रिटायर होंगे? 2032 में। ठीक है, तो उनको एक इलेक्शन कराने का मौका मिल जाएगा इस बीच में। तो इस प्रकार से उसे उसके मतलब ईयर को फिक्स किया गया है। और
यहाँ पर देखिए राज्य लोक सेवा आयोग, तो इनका भी क्या है 6 साल का कार्यकाल होता है, ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इस्तीफा, अशासकीय सदस्य अपना इस्तीफा लिखित रूप में किसको देंगे? राज्य सरकार को देंगे। हटाने की प्रक्रिया, यदि कोई सदस्य लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहता है, जो भी समिति की बैठक होती है उसमें 3 बैठकों में अनुपस्थित रहता है या पद का दुरुपयोग करता है, तो राज्य सरकार उसे पद से हटा सकती है। आयोग में 1 अध्यक्ष और 2 अशासकीय सदस्य होते हैं, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग, सॉरी, हाँ, मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन मध्य प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन द स्टेट लेवल स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, ठीक है, जो पिछड़ा वर्ग आयोग कमीशन है, वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 1990 बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इज कंप्लायंसेस विथ द इंस्ट्रक्शन गिवन इन रिलेशन टू विच केस, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन दिए गए थे वो किस केस के बेसिस पे दिए गए थे। तो इसमें जो ईयर लिखा है पहले तो यही गलत है, चलो इसको देखते हैं, इसका आंसर आ जाएगा इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इसको देख लीजिए, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। अब इसमें क्या दिया है, प्रश्न में 1990 लिखा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 1992 में आया था और आयोग का गठन मार्च 1993 में हुआ था। तो इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ कि एक डिटेल एनालिसिस PYQ है, इसमें बहुत सारे जो मिस्टेक थे उसको सुधार कर इसको सही तरीके से बनाया गया है, तो आपको इसको बिल्कुल तरीके से पढ़ना है। इसकी विस्तृत व्याख्या देख लीजिए। यह मामला भारतीय कानूनी इतिहास में मंडल आयोग का जो मामला था, मंडल कमीशन का जो केस था, के नाम से प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक निर्णय, 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में 9 न्यायाधीशों की पीठ ने अपना ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश क्या था? कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया कि वे पिछड़ी जनजातियों की सूचियों के नाम शामिल करने या हटाने की शिकायतों की जांच के लिए एक स्थायी निकाय, परमानेंट बॉडी का गठन करेंगे। कहने का मतलब क्या है, इसको समझिए पहले थोड़ा सा। कोई भी जो कमीशन है, आयोग है, वो क्यों बनाया जाता है? ये राज्य सरकार है, ये राज्य सरकार है, ठीक है। राज्य सरकार, इस राज्य में कई सारी जातियां हैं, SC हैं, ST हैं, ठीक है, इसके अलावा OBC हैं, जनरल कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारी जातियां, सर इसको तो मैं SC ST OBC के फॉर्मेट में लेके, माई मिस्टेक, मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूं। हमारे हर एक राज्य में हजारों जातियां हैं, बहुत सारी जातियां हैं, तो किस जाति का इकोनॉमिक सोशल बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है, उसको तय करना है। किन जातियों को हमें SC में शामिल करना है, किन जातियों को ST में शामिल करना है और किन जातियों को OBC में शामिल करना है, जिसको हम बैकवर्ड क्लासेस बोलते हैं। तो इसको कौन तय करेगा? तो किसी जाति को SC से हमको बाहर निकालना है या उसको SC में शामिल करना है, तो इसके लिए SC आयोग बना हुआ है। किसी जाति को हमें ST में डालना है और किसी जाति को ST से बाहर निकालना है, उसके लिए ST आयोग बना हुआ है। ठीक उसी प्रकार से किन जातियों को आपको बैकवर्ड क्लासेस में शामिल करना है और बैकवर्ड क्लासेस से बाहर निकालना है थ्रू क्रीमी लेयर, ठीक है, इसके लिए क्या बनेगा? एक आयोग बनेगा, जो इंदिरा साहनी केस के बाद आया था, ठीक है। तो ये बस सिंपल सा इतना कि हजारों जातियों में से किसको शामिल करना है और किसको हटाना है। तो इसके लिए एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जहां से आप क्या कर सके, परामर्श कर सकें, इस तरीके से। तो देखिए, कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया कि वे पिछड़ी जनजातियों की सूचियों में नाम शामिल करने या हटाने की शिकायतों की जांच के लिए एक स्थायी परमानेंट बॉडी का गठन करें। मध्य प्रदेश में कार्यान्वयन, इसी निर्देश के अनुपालन में मध्य प्रदेश सरकार ने 13 मार्च 1993 को मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। बाद में 1995 में इसके लिए एक विधिवत अधिनियम भी पारित किया गया है, ठीक है। तो 1995 में गठन कब हुआ था? 13 मार्च 1993 के लिए, और इसके लिए जो एक विधिवत अधिनियम एक्ट लाया गया था, कब लाया गया था? 1995 में लाया गया था। जो बाकी विकल्प थे, ACD, नूतन शर्मा, दीपाली वर्मा और ज्ञानेंद्र बनाम भारत संघ जैसे मामले आरक्षण या पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के बुनियादी संवैधानिक ढांचे से संबंधित प्रमुख ऐतिहासिक मामले नहीं हैं, ठीक है। आरक्षण की 50% सीमा और क्रीमी लेयर का सिद्धांत मुख्य रूप से इंदिरा साहनी मामले से ही उपजा है। आगे देखिए, उद्देश्य, आयोग का मुख्य कार्य पिछड़ी जातियों की सूची का पुनरीक्षण करना। अब इस आयोग का काम क्या होगा, इस आयोग का उद्देश्य क्या होगा?
तो आयोग का उद्देश्य एक बार फिर से समझिए कि मैंने आपको बताया कि ये एक आयोग बना है, बैकवर्ड क्लास कमीशन, ठीक है, बैकवर्ड क्लास कमीशन बना है, ठीक है, आयोग बना है। तो इसका काम क्या है, एनसीबीसी लिख लेता हूं मैं यहां पर, ठीक है। तो एनसीबीसी का उद्देश्य क्या है? आयोग का मुख्य कार्य पिछड़ी जातियों की सूची का पुनरीक्षण करना। एक लिस्ट बनी हुई है, इसमें इतनी सारी पिछड़ी जातियां हैं, ठीक है। इन लिस्ट में खूब सारी पिछड़ी जातियां हैं, 4000 से ज़्यादा, 3000 से ज़्यादा ऐसी टाइप की, ठीक है। और उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए सिफारिशें देना कि किस जाति का सामाजिक उत्थान अच्छे से हुआ है, किसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड सुधर चुका है, किसका नहीं सुधर रहा है, कौन और बुरी स्थिति में चला गया है, किसकी स्थिति सुधर गई है। जैसे गुजरात में जो पाटीदार हैं उनकी स्थिति काफ़ी सुधर गई है, छत्तीसगढ़ में जो साहू लोग हैं उनकी स्थिति काफ़ी सुधर गई है, या और ऐसे बहुत सारे मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में जैसे जो गुर्जर लोग हैं उनकी स्थिति काफ़ी सुधर चुकी है, ठीक है। तो इनको क्रीमी लेयर के थ्रू मतलब अलग तरीके से ट्रीट करना इस प्रकार से। या कुछ जातियां ऐसी हैं जो बहुत और पिछड़ी हो चुकी है, ठीक है। संवैधानिक दर्जा देख लीजिए इसका, 102 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिससे राज्यों में भी इन आयोगों की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई। संरचना इसमें आमतौर पर एक अध्यक्ष, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण में रुचि रखने वाले सदस्य होते हैं। तो आपको ये जितना भी एससी, एसटी और ओबीसी आयोग दिखेगा तो इसमें आपको जो सदस्य मिलेंगे, ठीक है, वो कैसे मिलेंगे कि एक तो इन्हीं व्यक्तियों को रखा जाएगा इसके अध्यक्ष के रूप में, और एसटी का है तो उसको एसटी के मामलों में अच्छी जानकारी होना चाहिए, एससी का है तो एससी के बारे में अच्छी जानकारी होना चाहिए, एसटी को एसटी की, और ओबीसी को उनके मामलों की जानकारी होनी चाहिए। इस प्रकार से सदस्यों को चुना जाता है, और इसमें भी गैर सरकारी सदस्य और सरकारी सदस्य होते हैं। तो गाइस यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। ये इस पीवाईक्यू जो हम लोग एक सीरीज़ चला रहे थे डिटेल्ड एनालिसिस का, ये इसका अंतिम वीडियो है। आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कल से मैं आपको कुछ 12 से 15 टॉपिक मैंने सिलेक्ट करके रखा हुआ है जो एकदम हॉट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आने ही आने हैं। उन हॉट टॉपिक की मैं सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ। अगर आप उन्हें अच्छे से कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप 70 to 80% जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आराम से डील कर पाएंगे। तो गाइस वो स्टूडेंट्स जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको वहाँ तक इस वीडियो को शेयर करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बिल्कुल आप कमेंट करिए आपको जहाँ पर भी कुछ डाउट आ रहा है। मैं अपना टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ लीजिए, वहाँ पर आपको इसके PDF मिल जाएंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।